दोस्तों, महाराजा अशोक की ज़िंदगी का पहला हिस्सा हमने आपके सामने पेश किया, जहां आपने देखा एक जंगजू राजा कैसे बदला, कैसे उसने तारीख का धारा मोड़ा। आज चलते हैं इस कहानी के दूसरे और आखिरी हिस्से की तरफ, जहां अशोक का असल मकसद सामने आता है, एक ऐसी तब्दीली जिसने सदियों तक हिंदुस्तान की तारीख को बदल कर रख दिया। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेज़ों से पहले हिंदुस्तान के बहुत बड़े इलाके पर हुकूमत की। जिस वक्त अशोक तख्त पर बैठा, रोम और कार्थेज के दरमियान पहली बड़ी जंग हो रही थी। पर्शियन एम्पायर में एक खूनरेज़ तसादम जारी था और चीनी शहनशाह अपनी दीवार चीन तामीर करा रहा था। अशोक ने 262 बीसी में कलंक के खिलाफ जंग की। इस जंग में 1 लाख लोग मारे गए और जंग के बाद पैदा होने वाले हालात की वजह से उतनी ही तादाद में मजीद लोग मारे गए। 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद को या तो कैद किया गया या जला वतन कर दिया गया। हलाक होने वालों में ज़्यादातर आम शहरी थे। पैट्रिक ओलिवेल अपनी हाल ही में शाया होने वाली किताब अशोक पोर्ट्रेट ऑफ फिलोसोफर किंग में लिखते हैं कि समीत गोहा ने उस वक़्त कलंक की आबादी का अंदाज़ा 9,75,000 बताया है, और अगर आबादी को 10 लाख भी मान लिया जाए तो हलाकतें कुल आबादी का 20% होंगी। और अगर हम कैदियों की तादाद को शामिल करें तो इस जंग से कुल आबादी का 35% मुतासिर हुआ। इस नुक्ते नज़र से इसे जंग के बजाय कत्ले आम कहा जा सकता है। इस फतह ने अशोक की सल्तनत को खलीज बंगाल तक बढ़ा दिया और वो अगले 37 साल तक इस पर हुकूमत करते रहे। लेकिन ये फतह इस कदर खूनी थी कि उसने अशोक के ज़मीर को झंझोड़ दिया। उन्होंने इस पर बहुत अफसोस किया और फिर उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई। अशोक ने गौतम बुद्ध के नज़रियात को अपनाया, जो हिंदुस्तान में अभी नए नए मुतारिफ हो रहे थे। हिस्टोरियन चार्ल्स एलन लिखते हैं कि कलंक की जंग ने अशोक को बहुत नरम दिल और मजहबी बना दिया। अशोक की ज़्यादातर चट्टानों पर कंदा तहरीरें प्राकृत ज़बान के रिटर्न स्टाइल में हैं, जबकि यूनानी और आर्याई रस्मुल ख़त में पत्थर की कुछ तख्तियाँ और भी मिली हैं। अशोक का ये नज़रिया रवादारी के हक़ में था और तशद्दुद के ख़िलाफ़ था। रोमिला थापर कहती हैं कि पहला असूल जिसको अशोक ने सबसे ज़्यादा अहमियत दी वो था रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग। आप दूसरे लोगों के फ़िरक़ों का एहतराम करें तो वो आपके फ़िरके का एहतराम ज़रूर करेंगे। इस तरह आप अपने फ़िरके या मज़हब का एहतराम करा सकते हैं। अशोक के मुताबिक हुक्मरान का फ़र्ज़ है कि वो रियाया की तरक्की और उनकी सेहत व खुशहाली के बारे में सोचे और इसके बारे में काम भी करे। एक चट्टान पर लिखा है, जो शख्स इंतहाई अकीदत के साथ अपने मज़हब की तारीफ़ करता है और दूसरे मज़ाहिब पर तनकीद करता है, दरअसल वो अपने मज़हब को नुकसान पहुँचाता है। मज़ाहिब के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हर किसी को दूसरे के ख्यालात सुनना चाहिए और उनका एहतराम भी करना चाहिए। दोस्तों, अशोक की मौत के बाद मौर्य सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। ये उस वक्त शुरू हुआ जब उनका मजहबी अकीदा अपने अरूज पर था। अशोक की मजहबी अकीदत इस कदर बढ़ गई थी कि उन्होंने अपना सारा ख़जाना खाली कर दिया। बुद्ध मत की कहानियों के मुताबिक उन्होंने अपना सब कुछ अतिया कर दिया। लीरोंगजी अपनी किताब द ग्रेट डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन में लिखते हैं कि जब अशोक बीमार था और बिस्तर मर्ग पर था और जान गया था कि अब वो ज़िंदा नहीं रहेगा, तो उस वक़्त वो अपने तमाम ख़जाने अच्छे मकासद के लिए अतिया करना चाहता था। लेकिन तब तक उनके वज़ीर का ज़ोर चलने लगा था और उन्होंने अशोक को ऐसा कुछ करने नहीं दिया जो वो चाहते थे। दोस्तों, अशोक का इंतकाल 232 साल बीसी में हुआ। प्रहतरत मौर्य ख़ानदान का आखिरी बादशाह हुआ, जिसे 180 और कुछ रवायात के मुताबिक 181 बीसी में उसके कमांडर विश्वामित्र ने कत्ल कर दिया। इसके बाद शोंग ख़ानदान की बुनियाद रखी गई। मौर्य ख़ानदान की सल्तनत कुल 137 ईयर तक कायम रही। रोमिला थापर लिखती हैं कि पर्शियन और रोमन एम्पायर के मुकाबले में मौर्य ख़ानदान बहुत मुख्तसर मुद्दत का था। इसका अरूज चंद्रगुप्त मौर्य की फतूहात के साथ शुरू हुआ। यह अपने पोते अशोक के दौर में अपने अरूज पर पहुंचा, लेकिन उसके बाद अशोक की सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। बेटे और पोते अपने दादा के कद के नहीं थे। उनकी हुक्मरानी भी बहुत से दावेदारों में तकसीम हो गई थी और वो अपने वालिद और दादा की तरह वेल एजुकेटेड नहीं थे। दोस्तों, अशोक की मौत के बाद मौर्य सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया, यहाँ तक कि अशोक को हिंदुस्तानियों ने भुला दिया। आहिस्ता आहिस्ता कदीम ज़बान और बरहमी रस्मुल ख़त का इस्तेमाल भी ख़त्म हो गया और लोग तख्तियों पर लिखे पैगामात को भूल गए। किस्मत का खेल देखें कि अशोक को 19वीं सदी में 2 बरतानवी हिस्टोरियन विलियम जोन्स और जेम्स प्रिंसेप ने दोबारा दरियाफ्त किया। उन्होंने लोगों को बरहमी रस्मुल ख़त का मतलब भी समझाया।
ہندوستان کی آزادی سے صرف ایک ماہ قبل 1947 میں دستور ساز اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے جواہر لال نہرو نے ہندوستانی ترنگے کے بیچ میں اشوک کے چکر کو رکھ کر قومی پرچم کے ڈیزائن پر فیصلہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اشوک کی اس علامت کو ترنگے میں شامل کر دیا۔ دوستو، مہاراجہ اشوک کی عظیم داستان جو ایک خونریز جنگ سے لے کر امن اور انسانیت کے پیغام پر اختتام پذیر ہوتی ہے، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل فتح جنگ سے نہیں دلوں کو جیتنے سے ملتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ایک اور دلچسپ موضوع پر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔